हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर ACS ज्ञान अड्डा पर, जो आपको देने वाला है संपूर्ण विषय की जानकारी, संपूर्ण विषय से संबंधित क्वेश्चन, संपूर्ण विषय से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको देने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर इज केयरिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें हमने काफी हद तक यात्रा तय कर ली है और हम आपके साथ और आगे बढ़ने जा रहे हैं और आपका सपोर्ट निरंतर ऐसा ही बना रहे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है ये भी कह रहे हैं कि सर और जो है क्विज को लेकर भी इस क्लास में लेकर आए, ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो उसकी भी हम लोग सुनने वाले हैं मेरे प्यारे लाडलों की, मेरे प्यारे छोरों छोरियों की, कि भाई कैसे हम लोग इनको और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट दे सके, बेहतर तरीके से कंटेंट दे सके, इसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो उपयोगिता को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि क्या उपयोगिता क्या होती है, कैसे मापा जा सकता है, ये तमाम चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और अब बात करने वाले हैं उपयोगिता को एक और तरीके से भी मापा जा सकता है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बताइए कैसे हैं आप सभी, क्या आपकी ये क्लासें जो लग रही है, ये क्लासें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा सर ये क्लासें हमारे लिए हेल्पफुल है। और आप सभी को पता है कि जैसे अभी एग्जाम भी आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, दीपावली के जस्ट बाद जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले मेरे प्यारे लाडलों, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लासें कंडक्ट की जा रही है। तो इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर यूपीएमपी बिहार बोर्ड की बात करें तो आने वाले लगभग 2 महीने में आपकी जनवरी या फरवरी के अंदर बात करें तो वहां ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, क्योंकि वो सबसे पहले ईयरली एग्जाम शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक उसके लिए भी आप ये क्लासें देख सकते हैं और क्लासें जो शेयर भी कर दीजिएगा। आप सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और क्या टॉपिक और क्या नया कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिएगा, देखो हम बात कर रहे थे क्रमवाचक विश्लेषण की, क्योंकि उपयोगिता को मापने की 2 विधियां थी, जिसमें प्रथम विधि, पहली विधि कौन सी थी बेटा? घटनावाचक विश्लेषण, जो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित थी। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग उपयोगिता को संख्या के रूप में माप सकते हैं। किसके रूप में? संख्या के रूप में माप सकते हैं। क्लियर है? और कुछ लोग ऐसे भी हैं, है ना मेरे लाडलों, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरी देते हैं और उन्होंने यह कहा है कि कहीं ना कहीं हम उपयोगिता को घटनावाचक नहीं, यानी संख्या में नहीं माप सकते, क्योंकि एक तरह से ये तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है किसी व्यक्ति के ऊपर कि उस वस्तु को किस तरह से लें या उस वस्तु की उसके लिए क्या उपयोगिता है। एक माइंड सेट पर डिपेंड करता है। सपोज करिए किसी को रसगुल्ले पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को पाव भाजी पसंद है, किसी को नहीं है। तो एक ही वस्तु है, लेकिन इसके नजरिया जो है खाने का वो दोनों का अलग अलग होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उपयोगिता को संख्या के रूप में मापना बड़ा ही मुश्किल है। क्लियर है क्या? तो देखो कैसे मापेंगे, हम लोग बात करेंगे कि सर उपयोगिता के क्रमवाचक माप का अर्थ है कि उपयोगिता को केवल संतुष्टि के स्तर के अनुसार क्रम दिया जा सकता है। किसकी बात कर रहा है ये कह रहा है मेरे प्यारे लाडलों कि केवल और केवल हम लोग क्रम दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्रम का मतलब ये है कि भाई हमारे जिंदगी के अंदर सबसे पहले कौन है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारे फैमिली में सबसे पहले मेंबर कौन आएंगे जो आपके सबसे करीबी है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे ईश्वर तुल्य माता पिता सबसे पहले क्रम पर रखेंगे, 1 नंबर पर हम उनका नाम लिखेंगे। अगर आपको कहेंगे सर लिस्ट बनाओ, एक क्या बनाओ? लिस्ट बनाओ, जिसमें सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसमें आप सब जो है आपके सबसे करीब है ना, उनकी अगर आपको लिस्ट बनानी हो तो आप सबसे पहले किन को रखेंगे? तो ऑब्वियसली आप अपने मम्मी पापा को रखेंगे, फिर भाई बहन है, फिर उसके बाद आपके दोस्त यार है, और अगर आपकी बीबी है, फ्रेंड है, तो उसको रखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना, वो ऐसे नहीं आप उसको मैसेज वाली नंबर को जो है सबसे पहले रख लें तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर क्रम दिया जा सकता है। तो क्रम कैसे देंगे उसकी भी बात करेंगे, उसका क्या आधार होगा उसकी भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, चलो देखो कि उपयोगिता के क्रमवाचक माप का अर्थ है
कि उपयोगिता को केवल संतुष्टि के स्तर के अनुसार क्रम दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया बेटा? क्रमवाचक नाम दे दिया। क्या दे दिया? क्रमवाचक नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें संतुष्टि के स्तर को, किसको, यानी कि संतुष्टि का जो स्तर होता है उसके आधार पर क्रम दे दिए जाते हैं कि भाई मुझे इस सेव से इतनी संतुष्टि मिली, मुझे संतरे से इतनी संतुष्टि मिली, मुझे अंगूर से इतनी संतुष्टि मिली। तो ये संतुष्टि का जो है स्तर ही कहीं ना कहीं एक क्रम का काम करेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग, चलो। अतः इस विश्लेषण में उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता बेटा। किस में नहीं मापता है? अरे लाडलो देखो क्या कह रहा है कि इस विश्लेषण में उपभोक्ता उपयोगिता को संख्या में नहीं मापता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि संख्या तो किस में मापी जाती थी? संख्या में जब उपयोगिता मापना होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे सर वो घटनावाचक विश्लेषण था ना, उसमें हम लोग माप सकते थे। क्लियर है? देखो, अतः मुद्रा के रूप में मापना उपयुक्त नहीं है, न संख्याओं के रूप में व्यक्त करना संभव है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि हम लोग कहीं ना कहीं उपयोगिता को संख्या के रूप में नहीं मापेंगे, मुद्रा में भी नहीं मापा जा सकता, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में यही डिस्कस किया था कि भाई किसी वस्तु की जो कीमत होती है वो उपयोगिता के आधार पर होती है, लेकिन मुद्रा खुद एक फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं है, तो उस रूप में मापना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अतः इस मुद्रा के रूप में मापना उपयुक्त नहीं है और न ही संख्या के रूप में। तटस्थता वक्र रेखा, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है भैया, देखो इसको टैग मार कर देना, आप अच्छे से इसको लिख लेना। क्या है कि तटस्थता वक्र रेखा विश्लेषण विधि अनुसार उपयोगिता की क्रमवाचक संख्याएं प्रदान की जाती, जिसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये क्रम प्रदान कर दिया। और क्रम प्रदान करने के लिए किस रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? तटस्थता। इसको दो शब्दों से और पुकारा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं उदासीनता। उदासीनता वक्र। कौन सा वक्र? उदासीनता वक्र। और एक वक्र और इसका नाम जो है सेम रहेगा, अनधिमान वक्र। कौन सा होता है? अनधिमान वक्र की बात करेंगे। क्लियर है? तो ये इसका नाम होगा, तटस्थता वक्र भी कहते हैं। कई होता है ना, चिंटू मिंटू नाम है, मान लीजिए भावेश, तो उसका नाम चिंटू हो गया, है ना, तो उपनाम है बेटा। ये क्या है? इसके उपनाम है। उदासीनता वक्र हो गया, अनधिमान वक्र हो गया, तटस्थता वक्र हो गया। एग्जामिनर जो होगा वो उपनामों का भी प्रयोग करेगा, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, रखेंगे ना? ओके, चलो। तो तटस्थता वक्र रेखा विश्लेषण की विधि के अनुसार, विधि के अनुसार है बेटा, किसके अनुसार? विधि के अनुसार उपयोगिता की क्रमवाचक संख्याएं प्रदान कर दी जाती है, जैसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, इस तरह से ये क्रम प्रदान कर दिए जाते हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं लगे कि मैं किस चीज को, किस वस्तु को पहले नंबर पर रख रहा हूं। ये आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। ये कैसे पता करेंगे? आपको उससे संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। भैया आपको खाने से, किसी रोटी को खाने से या मालपुए खाने से या पराठे खाने से जिससे ज्यादा मजा आएगा उसको आप पहले नंबर पर रखोगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप क्या पसंद करते हैं, पराठे पसंद करते हैं या फिर रोटी पसंद करते हैं या फिर आप और कुछ पसंद करते हैं, पाव भाजी भी पसंद कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पाव भाजी भी जो है पसंद हो सकती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। यद्यपि वो विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। हिक्स, ये किसने कहा भैया? ये जो क्रमवाचक विश्लेषण है तो इसको हम लोग हिक्स के क्रमवाचक विश्लेषण भी कहते हैं, है ना। हिक्स की बात करें, इसकी बात कर लेते भैया। अरे लिख भैया, हाँ, तो बात करेंगे हिक्स। ठीक है, किसकी? हिक्स और एलन, ये दो लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई नहीं, सुनो मेरी बात सुनिए। कह रहा है कि नहीं, इसको उपयोगिता को आप मुद्रा में नहीं माप सकते, आप लोग केवल और केवल क्रम प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के मनोविज्ञान पर डिपेंड करती है। एक व्यक्ति की अंदरूनी जो शक्ति होती है, जैसे किसी वस्तु को खाने पर कितना मजा आ रहा है, वो यहाँ पर जो है डिफाइन किया जाता है क्रमवाचक विश्लेषण के अंतर्गत।
तो हिग्स ने इस विश्लेषण में तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्रों का उपयोग किया। ये देखो भैया, ये आगे नाम इसके मेरे बताने के बाद यहाँ पर नाम इन्होंने लिख दिए हैं। देखो क्या लिखा, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र या अनधिमान वक्र का उपयोग किया जाता है। क्लियर है क्या? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो 12वीं वाले जो सुन लो बेटा, 12वीं वाले जो बच्चे हैं ना, मेरे लाडले हैं ना, गुलगुले है ना, रसगुल्ले है ना, तो वो सुन लो। क्या सुनोगे? जो 12वीं वाले विद्यार्थी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्रमवाचक विश्लेषण को समझाओ। किसको? को समझाओ। अब जो 12वीं पास कर चुके हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं, है ना, जो 12वीं पास कर चुके हैं, उनके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा कि क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? हिग्स और एलन ने किया था। आ गई बात ना समझ में? तो इसीलिए मैंने बताया था कि भाई ये जो क्लासें हैं, चाहे कंपटीशन लेवल की हो, चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, चाहे कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, आपके लिए क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो तटस्थता वक्र क्या होता है, या फिर कह सकते हैं उदासीनता। कौन सा सीनता? अरे कौन सा सीनता? उदासीनता, है ना। फिर अनधिमान, कौन सा मान? सम्मान। अनधिमान वक्र भी इसको कहा जाता है। क्या? वक्र भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे भाई नहीं है, ये इसके निक नेम है। कहते हैं ना निक नेम होते हैं ना, आप भी बताना आपने निक नेम क्या रखा आप लोगों ने। क्लियर है? तो तटस्थता वक्र एक उपभोक्ता के तटस्थता समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। क्या है? तटस्थता वक्र एक उपभोक्ता के तटस्थता मतलब वो प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको दे रहा है। तटस्थता का मतलब यही होता है बेटा कि वो प्राथमिकता किस वस्तु को दे रहा है। कह सकते हैं प्राथमिकता। प्राथमिकता, क्लियर है? प्राथमिकता के आधार पर जो समूह बनाते हैं, उन्हीं समूहों को बेटा हम लोग रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर आपको पेन स्केल जो है वो साथ में अभी लेके नहीं बैठना है, मैं जब बनाऊंगा तभी, क्योंकि आपका लगता है कि कहीं ना कहीं रेखा चित्र नाम आया तो सर पूछेंगे कि सर कहाँ है पेन और पेंसिल, आपकी स्केल है। ठीक है? तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र होता है, एक और परिभाषा देख लो इसकी, कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले विभिन्न वस्तुओं के संयोजनों को रेखा चित्र के रूप में दर्शाता है। तो देखो उपभोक्ता को, किसको? उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले विभिन्न संयोजन, वस्तुओं के संयोजन यानी कि बंडल्स, इसको कहते हैं। वस्तुओं के संयोजन को हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहेंगे? अरे देखो भैया, बंडल बीड़ी का बंडल नहीं है, ध्यान रखना, है ना। ये यहाँ पर बीड़ी का बंडल या फिर किसी और का बंडल नहीं है, यहाँ पर वस्तुओं का बंडल है, जिसको हम लोग कॉमोडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉमोडिटीज जो है उसका ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वस्तुओं का संयोजन कहते हैं, बंडल कहते हैं। तो ये बंडल क्या है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल शांति रहनी चाहिए। देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको शांति रखनी बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इनको शांति से नहीं समझ पाओगे ना, तो इकोनॉमिक्स ऐसे समझ में आने वाली नहीं है कि हाँ देख लिया एक बार और समझ में आ जाएगा, है ना। तो अर्थशास्त्र को समझने के लिए अर्थशास्त्र की तरह सोचना पड़ेगा, अर्थशास्त्री की तरह सोचना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल मेरी उपयोगिता, मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं उसको पहले पे रखूंगा, वो चीज़ अच्छी लग रही है उसको दूसरे पे, कि ये तीसरे पे, चौथे पे। तो ऐसे अगर आप सोचते जाओगे तो आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। तो मेरा यही मानना है कि इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ें, ताकि ये वस्तुएं किस प्रकार से व्यवहार करती है व्यक्ति के साथ, हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं। तभी तो इस चैप्टर का नाम भी आप लोगों को पता होगा, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है। क्या कहलाता है इस चैप्टर का? जहां पर ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं 12th में, इस चैप्टर का नाम क्या दे रखा है? उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। क्लियर है क्या? चले आगे, चलो फिर बात करते हैं इसके कर्व की, बात करते हैं कैसा ये वक्र होता है। तो आपको सिंपल सा वक्र बनाना है, या फिर कह दिया जाता है उदासीनता वक्र। कौन सा वक्र बेटा? उदासीनता वक्र कौन सा, कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। या अनधिमान वक्र भी नाम दे रखा है, अनधिमान वक्र, है ना। ये आपको नाम याद रखना है। क्लियर है? चलो देखो इसका वक्र किस प्रकार का होगा। यहां पर ओ एक्स एक्स, ओ वाई अक्ष, क्लियर है। और यहां पर देखो
वस्तु ए ले ली हमने, वस्तु ए, और यहाँ वस्तु बी, क्योंकि वस्तुओं का हमने संयोजन पढ़ा है बेटा, हमने वस्तुओं का संयोजन पढ़ा है, तो ध्यान रखिएगा संयोजन का मतलब दो वस्तुएं होगी ऑब्वियसली। जब कहते हैं कि प्रेमी जोड़ा, क्या प्रेमी जोड़ा, तो प्रेमी जोड़े में दो ही व्यक्ति होंगे, एक लड़का और लड़की होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दो जोड़े वस्तुओं के होंगे और उन दोनों जोड़ों को हम लोग यहाँ पर दर्शाने वाले हैं। तो तटस्थता वक्र जो होता है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का होता है ना। तटस्थता वक्र जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का होता है। इसको इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका वस्तु एक की वैल्यू और यहाँ पर वस्तु दो की मात्रा, ठीक है। दोनों की मात्राओं को बताया जाएगा यहाँ पर इस तरह से इसको बताया जाएगा। थोड़े कलर अलग अलग ले लेना, छोका लागेला रे, कड़ा लागेला और बड़ा पूटरा लागे भाई, कलर अलग अलग लेवा नहीं जन, बड़ा अच्छा लाग रहा है। ओके, ये दूसरा कलर हो गया। अब तीसरा कलर लेना, देखना था कि कर अच्छा लागे कि नहीं लागे। ये तीसरा कलर हो गया अपना, ये तीसरा कलर हो गया, ठीक है। ये तीसरा, एक कलर और ले ला भैया, ठीक है। एक कलर और ले ला, ये ले लिया अपना एक और कलर, ठीक है। ये ओके, कैसा लग रहा है? जोरदार, जबरदस्त, शानदार, है ना। तो देखो यहां पर हम लोग वस्तु ए को लेंगे, सॉरी बी को, या वस्तु ए को लेने वाले हैं। तो ये जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उपभोक्ता जो है यहां पर संतुष्ट रहता है सभी बिंदुओं पर। मान लीजिए बिंदु मैंने यहां पर ए ले लिया, यहाँ बिंदु मैंने कौन सा ले लिया बेटा? ए बिंदु। यहाँ बी बिंदु, बी, ये बी फॉर बॉय, और ये सी बिंदु ले लिया और ये डी बिंदु ले लिया। सपोज करिएगा यहाँ वस्तु एक है, वस्तु की मात्रा 2, 3 और 4। इधर मैंने ले ली सपोज करिए 2, 3, यहाँ 5, यहाँ 8। क्लियर है? इस तरह से मैंने यहाँ पर कॉमोडिटी की मात्रा ले ली है। तो मैं बंडल लिख लेता हूं भैया। यहाँ बंडल मैंने देखो लिखा है, ठीक है, कि वस्तु ए की तो 1 है, वस्तु बी की 8 यूनिट है। तो ये क्या बन गया? संयोजन। ये है संयोजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडलो? बंडल कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो दूसरा बंडल कौन सा हो गया? 2 और 5, 2 और 5, ये दूसरा बंडल हो गया। फिर तीसरा बंडल कौन सा हो गया? देखो 3 और 3, कौन सा? ये तीसरा बंडल हो गया 3 और 3 का। फिर चौथा बंडल कौन सा हो गया? देखिएगा चौथा बंडल जो है ये हो गया कौन सा? ये आपका हो गया 4 और 2 का। क्लियर है? तो कितने बंडल हो गए बेटा? 3 बंडल, 4 बंडल आपको देखने को मिल रहे हैं और इन चारों बंडलों पर उपभोक्ता संतुष्ट रहेगा। चारों बंडलों पर उपभोक्ता क्या रहेगा बेटा? संतुष्ट रहने वाला है। तो यहां पर ये हो गया तटस्थता वक्र। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं आपको जो बंडलों में संख्या दिखाई दे रही है, तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है। बी क्वांटिटी जो है आपकी घट रही है, ए क्वांटिटी बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा कि उपभोक्ता की आय क्या रहती है बेटा? सीमित रहती है। तो एक वस्तु को खरीदेगा, एक वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदेगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा को त्यागना पड़ेगा। भाई आपको सेव ज्यादा पसंद है, आपको मम्मी ने 100 रुपए झेला दिए, मम्मी ने 100 रुपए दे दिए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? 100 रुपए में आपको सारा एडजस्ट करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो पसंद की चीज है वो सबसे पहले लेंगे। जो पसंद की चीज है मेरे लाडलो वो सबसे पहले लेंगे। तो आप पसंद की चीज कौन सी है? आपकी ए वस्तु है, तो आप बी वस्तु की मात्रा को क्या करेंगे? कम करेंगे। अब एक नोट यहां पर लिख सकते हैं हम लोग। क्या नोट लिखेंगे? कि जो तटस्थता वक्र जो होता है आपका, ये इंडिकेशन किसका है? क्या बताता है ये? अगर आपसे पूछें कि तटस्थता वक्र किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो आप लोग लिखेंगे कि उदासीनता जो वक्र होता है, क्या लिखेंगे? उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र
उदासीनता वक्र का ढलान, ढलान या कह सकते हैं प्रवणता। क्या कहेंगे हम लोग, ढलान या फिर प्रवणता। प्रवणता गढ़ती हुई, गढ़ती हुई प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन दर को दर्शाता है, दर्शाता है। अब देखो, घटती हुई प्रतिस्थापन दर को दर्शाने का मतलब ये हो गया कि हमने वस्तु ए की मात्रा को अतिरिक्त बढ़ाने के लिए वस्तु बी की कितनी मात्रा त्यागी है। देखो, मान लीजिए कि सर पहले 8 थी और 1 थी, तो मैंने दूसरी वस्तु किसकी खरीदी, ए की खरीदी, तो मुझे कितनी वस्तु का त्याग करना पड़ा, 8 से कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई बेटा, 8 से 5 हो गई है। तो यहां पर प्रतिस्थापन दर कितनी होगी, देखो यहां पर लिख रहा है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रतिस्थापन दर कितनी हो गई। यहाँ 8 थी, अब एक वस्तु बढ़ा दी हमने ए की, तो 3 वस्तुएं किसकी त्यागनी पड़ेगी, हमें किसकी त्यागनी पड़ेगी, यहां पर जो है त्यागनी पड़ रही है किसकी, बी की वस्तुएं, हमें बी मात्रा जो है, बी वस्तु की मात्रा त्यागनी पड़ेगी। तो इसको तो कहा जाता है, जो ये वाला भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है डेल्टा वाई कह दिया, क्या कह दिया, डेल्टा वाई। इसको कहा जाता है डेल्टा एक्स, क्या कहा जाता, डेल्टा एक्स। तो एम आर एस, एम आर एस, तो देखो एम आर एस का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, एम आर एस हो गया, जिसको मार्जिनल जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट। अब देखो दूसरा, यहां पर देखो कि एक कितनी वस्तुएं त्यागी, 2, तो कितनी वस्तुएं बढ़ाई हमने, 1। यहां वस्तुएं कितनी त्यागी, 1, कितनी वस्तु बढ़ाई, 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है प्रतिस्थापन जो दर है वो कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है, प्रतिस्थापन जो दर है कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिल रही है। यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ उससे भी कम है, लेकिन ये वाला जो गैप है लगभग लगभग क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलने वाला है। तो ये क्या होगा, तटस्थता वक्र होगा। क्या होगा बेटा, ये तटस्थता वक्र जो है देखने को मिलने वाला है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। तटस्थता वक्र का प्रयोग, तो इसका इतिहास क्या रहा है कि सर्वप्रथम सन 1818 में, सन 1818 में एजवर्थ ने मांग की व्याख्या में प्रतिस्पर्धात्मक एवं पूरक वस्तुओं एवं प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए तटस्थता वक्र का प्रयोग किया। 1934 में प्रोफेसर एलन और हिक्स ने मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण नामक लेख तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। यह सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल, क्या है, वैल्यू ऑफ कैपिटल में तटस्थता वक्रों की विस्तृत जो व्याख्या करी थी, विस्तृत विवरण तत्पश्चात उसने अपनी पुस्तक रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, देखो ये पुस्तकों का नाम याद रखना भैया, है ना, ये पुस्तकों का जो है आपको अच्छे से नाम रखना है याद। क्लियर है, ओके, मैं यहाँ जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपको याद जरूर रख लेना है। अरे रख लेंगे ना, बताओ भैया, रख लेंगे, क्लियर है। तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अनधिमान उदासीनता तटस्थ वक्र की मान्यताएं क्या क्या है, मतलब ये कब ड्रॉ किया, मतलब ये तटस्थ वक्र ड्रॉ करने के लिए क्या क्या मान्यताएं, एजम्पशंस, सीमाएं कौन कौन सी, वो देखिए जरा। कि भाई उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उपभोक्ता की आय 100 रुपए है, उपभोक्ता की आय का मतलब इनकम जो है कितनी रुपए बेटा, 100 रुपए इनकम है, तो आपको 100 रुपए में ही 2 बंडलों को खरीदना पड़ेगा, संयोजनों को खरीदना पड़ेगा। क्या, संयोजनों को खरीदना पड़ेगा, ठीक है, दोनों संयोजनों को खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए में चाहिए। अब आपको वस्तुओं को कम करना है मात्रा या बढ़ाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है, सदैव
क्या भैया देखो, सदैव अपनी संतुष्टि अधिकतम करता है, मतलब वो ऐसी वस्तु का कंजप्शन करेगा कि जिससे उसकी संतुष्टि है वो अधिकतम हो जाए। उपभोक्ता अपनी आय ऐसी वस्तुओं पर खर्च करता है जो एक दूसरे के प्रतिस्थापक होती है। एक दूसरे के प्रतिस्थापक का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये सेव आपके सामने दे रखी है ना, ये सेव आपके सामने दे रखी है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? संतरा हो सकता है। क्या भैया? इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो संतरा हो सकता है। क्लियर है? क्या हो सकता है? संतरा हो सकता है। तो व्यक्ति इस वस्तुओं को जो है वो क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि वो सेव की जगह क्या खरीद सकता है? संतरा खरीद सकता है। तो ये कैसी वस्तु हो गई? एक दूसरे की प्रतिस्थापक है। संतरा नहीं तो सेव, सेव नहीं तो संतरा। ओके। उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसकी पहले आदत सेव खाने की थी, अब पता नहीं क्या हो गया कि वो क्या खाने लग गया, जो है अपना संतरा खाने लग गया। क्या? संतरा खाने लग गया। ठीक है, तो ये मान्यता है और एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अनधिमान वक्र की विशेषताएं क्या है? सिंपल सिंपल विशेषताएं हैं, फटाफट से देख लेते हैं। अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। देखो मैंने आपको बताया कि सर अनधिमान वक्र क्या है, ये इस तरह से नीचे की ओर होता है। ठीक है, सॉरी, ये अनधिमान वक्र है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। ये देखो ये वक्र है, ये बायां है, ठीक है, और ये भाग नीचे दायां है, ऊपर से नीचे की ओर है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, ये उन्नतोदर हो गया। तटस्थ ऊंचा तटस्थ वक्र अनधिमान वक्र की उच्च स्तर को प्रदान करता है। मतलब ये होगा कि सपोज करें कि भाई एक तटस्थ वक्र मैं और बना लेता हूं। यहाँ पर देखो एक और मैंने तटस्थ वक्र ड्रॉ कर दिया, IC2 कर दिया। तो इन दोनों के इस तटस्थ वक्र के बजाय इस तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता ज्यादा संतुष्ट रहेगा क्योंकि वस्तुएं ज्यादा आएगी। सिंपल सी बात है, वस्तुएं क्या आएगी? ज्यादा आएगी। मान लीजिए देखो सिंपल सा फंडा है कि सर अगर मान लीजिए इस प्रकार का मैं ड्रॉ करता हूं, इस प्रकार का मैं ड्रॉ करता हूं, तो देखो बताओ यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो वस्तुएं ज्यादा कहाँ कौन से बिंदु पर मिल रही? ए बिंदु पर या फिर बी बिंदु पर? तो आप कहेंगे सर बी बिंदु पर वस्तुएं ज्यादा मिल रही। तो ये ऊंचा तटस्थता वक्र है। देखो क्या कह रहा है? ऊंचा तटस्थता या अधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। बिल्कुल ओके, क्लियर है। फिर देखो क्या कह रहा है? अनधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि भैया बड़ा ही डेंजर मामला हो जाता है, एक दूसरे को काट दे, तलवारें खिंच जाएगी। क्या? अरे तलवारें खिंच जाएगी अगर एक दूसरे को काट दिया तो। इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब देखो भैया, ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से तटस्थता वक्र होते हैं जो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्लियर है? ये एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं काटेंगे। क्लियर है? ये हो गया। फिर है एक्स एक्स को भी नहीं छूता है और वाई एक्स को भी नहीं छूता। देखो छू रहा है क्या? यहाँ ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो यहाँ पर भी टच नहीं हो रहा, यहाँ पर भी टच नहीं हो रहा। क्षैतिज जो तटस्थ वक्र है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या धनात्मक ढाल के नहीं होते हैं, मतलब इस तरह के नहीं होते हैं। मेरा कहने का कंसर्न ये है कि तटस्थ वक्र जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के नहीं होंगे। इस तरह के IC कर्व है वो नहीं देखने को मिलते हैं, इस तरह के नहीं होंगे। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। फिर बढ़ते हैं एक दिष्ट अधिमान की अवधारणा क्या है। देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना इस पे, ऐसे करवा देते हैं। यदि उपभोक्ता किन्हीं 2 बंडलों में से उस बंडल का अधिमानता देता है जिसमें इन वस्तुओं की कम से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु भी कम ना हो। मतलब मैंने मान लीजिए ऐसा लिख दिया, एक बंडल 2 4 कर दिया और दूसरे में मैंने कर दिया यहाँ पर 2 और 6 कर दिया, तो बंडल कौन सा लेगा? वो जहां पर बात दूसरी वस्तु, देखो दूसरा बंडल है, इसका वो क्या करेगा? चुनाव करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो बजट रेखा क्या होती है, चलो बता देते हैं। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। बजट रेखा क्या होती है? देखो ये होती है बजट रेखा। अरे भाई ये होती है बजट रेखा। ये एक्स है, ये वाई है, ये बजट रेखा है। कैसी है? दिख रही है ना? कैसी दिख रही है भैया?
शानदार, जोरदार, जबरदस्त। चलो, ये बजट रेखा होती है। यहाँ पर m अपॉन P1 लिखा जाता है, वस्तु ए की कीमत। यहाँ m अपॉन P2 लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर m अपॉन P2 यानी कि इस वस्तु पर इस कीमत का इतना खर्च की, इस मतलब कीमत अगर ये रहती है तो टोटल इनकम का इतना खर्च किया जा रहा है। इस वस्तु पर इनकम का टोटल इतना कीमत होती है तो इतना खर्च किया जा रहा है। तो बजट रेखा का अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, P1 क्या होता है बेटा, देखो P1 x1 प्लस P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल्स टू किसके बराबर, m के बराबर। ये बजट रेखा का समीकरण है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बजट रेखा का समीकरण। कौन सा करण, अर्जुन नहीं, करण अर्जुन नहीं भाई, समीकरण। ये समीकरण बजट रेखा का रहने वाला है। क्लियर है। देखो, बजट रेखा उस रेखा को कहते हैं जिस पर स्थित विभिन्न बंडलों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है। मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है, मान लीजिए उपभोक्ता की आय कितनी बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि सर उपभोक्ता की जो आय है 100 रुपए है, कितने रुपए हैं, 100 रुपए। वस्तु ए की कीमत जो है वो मान लीजिए 20 रुपए, कितने रुपए हैं, 20 रुपए। और वस्तु दो की कीमत जो है वो 30 रुपए है। तो आप बंडल, अगर मैं बंडलों की बात करूं तो दोनों बंडलों की जो कॉस्ट होगी, दोनों बंडलों की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर लेता हूँ। क्वांटिटी सपोज करिए ये हो गई आपकी 2 और ये हो गई आपकी 2। ठीक है, इस तरह से हो गई क्वांटिटी। ये Q का मतलब है क्वांटिटी है बेटा। Q का मतलब क्या है, क्वांटिटी रहने वाली है। तो यहाँ पर क्वांटिटी आपकी 2 है और यहाँ पर क्वांटिटी आपकी 2 रहने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको अगर निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या दे रखा है कि P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल्स टू m होता है। बिल्कुल यही होता है ना, अरे यही तो होता है बेटा। देखो आगे P1 कितना है, 20 है। P1 कितना हो गया, 20 है। इंटू कितने से करेंगे, 2 से, है ना, 2 से इंटू कर लेंगे। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ भैया, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। P1 है अपना 20, वस्तुएं 2 खरीद रहे हैं, ओके। और प्लस करेंगे यहाँ पर P2 कितना है भैया, 30 है, और इंटू 2 करेंगे। क्लियर है। इसका आ जाएगा 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100 हुआ कि नहीं होगा। तो देखो इसकी ये है कॉस्ट, ये क्या है, कॉस्ट है। और ये क्या हो गई, इनकम हो गई बेटा। क्या हो गई, इनकम हो गई। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सरल तरीके से आपको बता दिया गया है। क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर देखो मूल्य अनुपात या बजट रेखा का प्रवणता या ढाल क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य उस दर को मापती है जिस पर उपभोक्ता वस्तु 2 के बदले वस्तु x को खरीदता है। जब वो अपना संपूर्ण बजट खर्च कर देता है तो उसकी प्रवणता क्या रहेगी, मूल्य अनुपात क्या रहेगा। मूल्य अनुपात का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि P1 अपॉन P2 है। मान लीजिए देखो कि सर वस्तु ए की कीमत 10 रुपए है, वस्तु 2 की कीमत 5 रुपए है, तो एक एक वस्तु बढ़ानी है तो अनुपात क्या रहेगा। देखो कि अनुपात क्या रहेगा, 1 और 2, यानी कि इसकी 2 क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी इसकी एक क्वांटिटी को खरीदने के लिए। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस वस्तु की एक क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी इसकी 2 वस्तुओं को खरीदने के लिए। या यूं कह सकते हैं कि भाई ये अगर मान लीजिए 2 कम करेंगे तो इसकी एक क्वांटिटी आएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है क्या। फिर देखिएगा लास्ट हम लोग उपभोक्ता का इष्टतम चयन अर्थात उपभोक्ता संतुलन कहां पर होगा, जहां MRS और कीमत रेखा या बजट रेखा का ढलान क्या हो, बराबर हो। इस पॉइंट का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अनधिमान वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को जहां पर टच करेंगे, अनधिमान वक्र और तटस्थता वक्र एक दूसरे को जहां पर, बजट रेखा जहां पर एक दूसरे को टच करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट जो है वो उपभोक्ता संतुलन का पॉइंट होगा। उपभोक्ता संतुलन, ये लास्ट ईयर बोर्ड में आया था बेटा, ये उपभोक्ता संतुलन बिंदु होगा। ये लास्ट ईयर आपके बोर्ड के अंदर दे रखा था क्वेश्चन, ऐसा कैसा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, तो ऐसा है बेटा, हमारा पॉइंट ये पूरे हो चुके हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर
अगली वाली क्लास में। जब तक आप बढ़िया रहो, मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मारी माना तो लगातार जुड़ा रहो, ताकि कई रहेला कि जको आप कॉन्सेप्ट पढ़ रही हो नहीं, उन कॉन्सेप्ट ने आप अच्छी तरह से समझ पाओला। क्योंकि जब तक आप लगातार नहीं जुड़ोला तो आपका कॉन्सेप्ट बीच में छूटेला, और फिर अपन कहोगे, आप लोग ही कहोगे कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इनू बेहतर है कि आप इन चैनलों लगातार जुड़े रहो, और जो भी कॉन्सेप्टों में दिक्कत आती है वो अपने कॉन्सेप्ट के संबंध में कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ये कॉन्सेप्ट वापस रिवीजन बताइएगा, तो हम लोग उसको रिवीजन के रूप में वापस चला लेंगे। क्लियर है क्या? तो एक बार सगड़ा भैया ने, सगड़ा बहन और भैया ने स्वागत है, अभिनंदन है आपरो या आपरो चैनल माते, ACS ज्ञान अड्डा माते। तो इन्हू जुड़िया रहो, सब्सक्राइब कर रहो, लाइक करो और शेयर जरूर करो। शेयर इज केयरिंग। ओके ओके, नमस्ते, राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच।